गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ा था। शिक्षा का जो सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा था कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वो क्या है, रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत का किस किस तरह से वर्णन किया गया है, शिक्षा का महत्व क्या है, रूसो ने क्या कहा है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में। और इसके साथ साथ तात्कालीन जो प्रचलित शिक्षा पद्धतियाँ थी, चाहे वो एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति हो या स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति हो, समस्त पद्धतियों को अपन ने देखा था। और इसके साथ साथ ही अपन ने प्लेटो की शिक्षा योजना को भी थोड़ा बहुत देखा था कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है। तो अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना को ही आगे विस्तृत करते हैं। हमने देखा था कि प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षण व्यवस्था से प्रभावित थे और उन्होंने एथेंस की जो बौद्धिक शिक्षा थी उसके साथ स्पार्टा का सीमित शारीरिक शिक्षण भी जोड़ा। तो उनका उद्देश्य जो था वो था व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से व्यक्ति का विकास करना, ताकि वो एक योग्य से योग्य नागरिक बन सके। जिन्होंने शिक्षा जो है वो राज्य के नियंत्रण और निर्देशन के लिए उन्होंने अपनी वो अनुशंसा की थी कि शिक्षा वो राज्य के नियंत्रण और निर्देशन में होनी चाहिए। उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा पद्धति थी उसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो यूँ भी जोड़ा था कि इसने व्यक्तिगत रूप लिया और एक सामाजिक स्वरूप लिया। लेकिन उसके बाद प्लेटो तात्कालिक जो एथेंस शिक्षा प्रणाली थी उसमें स्त्री पुरुषों की और स्त्री दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया था। यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। आदर्श राज्य में दोनों को समान रूप से उन्होंने शिक्षा का उत्तराधिकारी माना और उनका मानना था कि जितना राष्ट्र में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का है, तो इसलिए कोई भी राज्य है वो नारी जाति की उपेक्षा करके अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो स्त्रियों को भी अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो का यह कहना था कि स्त्रियों और पुरुषों में शारीरिक बनावट के अलावा अन्य किसी प्रकार की मानसिक बुद्धि या क्षमता का कोई अंतर नहीं है। तो वर्तमान में जिस तरह का या जो भी महिलाओं को लेकर के जिस तरह की पूर्व धारणाएं होती है उनसे प्लेटो बहुत ज़्यादा आगे था और उनका मानना था कि ये शारीरिक संरचना है उनके अलावा कोई अंतर नहीं है। अतः वो स्त्रियों के लिए भी समान शिक्षा के लिए वकालत करने वाले लोग थे। अब दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि प्लेटो अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें स्त्री और पुरुष के तो समान शिक्षा की वकालत करते हैं, लेकिन वो उत्पादक और श्रमिक वर्ग की शिक्षा के बारे में बिल्कुल चुप है, यानी उनके बारे में वो कोई विशेष चर्चा नहीं करता है। वह सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और उन समस्त व्यक्तियों को शिक्षा देने की बात करता है जो शिक्षा प्राप्त करने की योग्य है और जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है या पात्रता है। लेकिन प्लेटो उत्पादक और श्रमिक वर्ग के व्यावसायिक विशेषीकरण की तो बातें करता है, लेकिन उदारतावादी उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं करता है। तो इस प्रकार इस बारे में मालूम नहीं पड़ता है कि क्योंकि कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तो जो उत्पादक वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है उनके बच्चों को शिक्षा देनी है या नहीं देनी इसके बारे में कभी स्पष्ट विचार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर के भी स्पष्ट विचार नहीं है और इससे ज्ञात होता है कि प्लेटो के जो विचार है वो उतने स्पष्ट नहीं है इनके बारे में। और मतलब कि प्लेटो का जो शिक्षा का जो प्लेटो है मतलब जेलर एक है, उन्होंने अभिजात वर्ग को शिक्षा देने के बारे में एक टिप्पणी की है कि प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण शिल्पियों से गणना करता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसको यूँ नहीं कह जा सकते क्योंकि उसका सामान्य शिक्षा में कम विश्वास था। अब बात करते हैं अपन प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम किस तरह का होगा और उनकी जो विशेषताएँ हैं वो क्या क्या होगी। तो प्लेटो है वो अपनी शिक्षा योजना को शिक्षा के कार्यक्रम में दो भागों में विभाजित करता है, पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। तो यह विभाजन दो आधारों पर किया गया है, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक और तो बाल्यकाल से युवावस्था के लिए और दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए। इसी प्रकार उच्च शिक्षा है वो एक और तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था के लिए और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए है। ध्यान दीजिएगा आप कि दो शिक्षा योजना जो है प्लेटो की वो दो भागों में विभाजित है, प्रथम प्राथमिक शिक्षा, दूसरा जो है वो उच्च शिक्षा। तो ये दो तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा है वो एक तो बाल्यकाल से 6 से 20 वर्ष बाल्यकाल से युवावस्था के लिए, और उसके बाद ये सिर्फ इसमें सैनिक वर्ग भी इंक्लूड है, सैनिक वर्ग इसको भी शामिल किया गया है। जबकि उच्च शिक्षा है वो
मतलब युवा से प्रौढ़ावस्था तक, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है वो लगभग ये मान लीजिए आप 20 से लेकर के 50 साल तक चलती है, इतनी लंबी शिक्षा चलती है। तो युवा से प्रौढ़ावस्था के लिए, और ये केवल और केवल जो है वो सिर्फ शासक वर्ग के लिए इसका जो सेकंड वाला उच्च शिक्षा है उसका प्रावधान है वो केवल शासक वर्ग के लिए किया गया है। तो इसलिए ये दो आधार हो गए, उसका पहला अवस्था और दूसरा वर्ग। तो अब जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका ध्येय है भावनाओं का परिमार्जन करके चरित्र निर्माण करना है, जबकि उच्च शिक्षा है उसका ध्येय है विज्ञान और ज्ञान द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक की सृष्टि और दिव्य दृष्टि को जन्म देना है। प्लेटो की शिक्षा का यह दोहरा कार्यक्रम है, वो कुछ चीज़ें बात करता है। जैसे अगर अपन देखें कि प्लेटो कहता है कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, जिनकी बात प्लेटो करते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना और उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए, और शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस भांति एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी प्लेटो की जो शिक्षा है वो कुल मिलाकर के आदर्श राजा के, दार्शनिक राजा और अपने यहाँ जो एक आदर्श राज्य है उसके निर्माण के इर्द गिर्द जा करके टिका हुआ है। तो इसीलिए इसी सब को आधार में रख करके, क्योंकि प्लेटो पहले आदर्श राजा और दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य इनको ध्यान में रख करके प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अब अपन देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा है उसको भी प्लेटो 2-3 भागों में बांटता है। जिससे पहला 6 साल तक की शिक्षा, फिर 6 से 18 और फिर 18 से 20, 3 प्रकार की वो विवरण करता है। जब प्रारंभिक शिक्षा है तो उसमें प्लेटो शारीरिक, साहित्य और संगीतात्मक शिक्षा को सम्मिलित करता है, जिसमें बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको निर्मल और नैतिकता का संदेश देने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। और प्लेटो ये मानता है कि जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है वो आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम है। ये 2 विषय है, संगीत और व्यायाम। प्लेटो इन्हीं को मानता है, व्यायाम और संगीत। व्यायाम है वो शरीर के लिए अत्यावश्यक है, जबकि आत्मा के लिए संगीत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 3 भागों में शिक्षा को बांटा गया है इसमें। हालांकि अपन ने यहाँ पर सिर्फ एक संक्षिप्त रूप में 6 से 20 लिखा है, लेकिन ये प्लेटो है वो 0 से 6 और 6 से 18 और 18 से 20, इस तरह से ये 3 भागों में प्लेटो है उनका विवरण करता है। और अलग अलग टाइम से उनका वो कहता है भी जो उनका उद्देश्य है, प्रारंभिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बच्चों के लिए एक उनको मानसिक रूप से मजबूत करना। इनका उद्देश्य है जैसे नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, शौर्य गुणों का विकास करना, और संगीत और व्यायाम प्रमुख विषय। इस पीरियड के दौरान में व्यायाम शरीर के लिए, संगीत आत्मा के लिए। अब चरित्र निर्माण पे भी प्लेटो एज वेल एज बल देता है कि चरित्र है वो उचित होना चाहिए, नैतिकता का विश्वास, नैतिकता बनी रहनी चाहिए ताकि व्यक्ति है वो अधिकतम उपयोग कर सके, अपना जो नैतिकता है उसका अधिकतम उपयोग करे ताकि नैतिकता के भरोसे व्यक्ति आगे बढ़ सके। शौर्य गुणों का विकास करना, ये 18 से 20 जो तीसरा पीरियड है इसी में प्राथमिक शिक्षा में, इस दौरान सैनिक अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात है वो प्लेटो करते हैं कि शौर्य गुणों का विकास किया जाए ताकि व्यक्ति अपने राज्य के लिए बलिदान करने में भी सक्षम हो, राज्य के लिए लड़ने के लिए लड़के मर मिटने के लिए तैयार हो। और उनका उद्देश्य वो नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना। सामाजिकता का विकास करने का मतलब आपसी भाईचारा, सद्भाव और प्रेम, इन सारी चीज़ों के लिए। और इन ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसके लिए प्लेटो व्यायाम और संगीत, इन 2 विषयों को बहुत ज़्यादा बल देता है। व्यायाम किस लिए? शरीर के लिए, संगीत आत्मा के लिए। ये इस तरह से प्लेटो अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है कि प्रारंभिक शिक्षा है वो इस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। 9 से मतलब प्लेटो की इस तरह की अपना जो व्यवस्था है वो जो ये इस तरह की जो प्रारंभिक व्यवस्था है वो एक तात्कालिक सुधार प्रणाली में सुधार है और कोई नई व्यवस्था नहीं है। इस सुधार से एथेंस में नागरिक के लड़के को मिलने वाली स्पार्टा और तरुण को राजनीतिक शिक्षा का समन्वय कर दिया गया, जिससे दोनों की विषय वस्तु है वो काफ़ी बदल गई है। यानी ये जो नई विषय वस्तु कुछ नहीं है, इसके लिए वही सेम चीज़ें हैं सारी की सारी। तो प्लेटो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में इसी तरीके, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 3 वर्गों में है और 18 से 20 तक आखिर में जा कर के वो सैनिक वर्ग है और उसके बाद में उनके अपने अपने कार्यकाज लगाया जाएगा। अब इसके बाद प्लेटो उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है, यहाँ तक दोनों वर्ग शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो सैनिकों को भी कहता है कि सैनिक भी शिक्षा लेने के लिए सक्षम होंगे और इसके साथ साथ जो शासक वर्ग है या संरक्षक वर्ग है वो भी होगा, लेकिन उच्च शिक्षा है वो केवल और केवल संरक्षक वर्ग के लिए। अब उच्च शिक्षा को भी प्लेटो आगे जा कर के 2 भागों में बांटता है, जिसमें उसका जो मतलब
उच्च जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अनुसार प्लेटो चाहता था कि शिक्षा के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच संरक्षक वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार किया जाए। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को भी 2 स्तरों में कायम किया, जैसे 20 से 30 वर्ष का और 30 से 35 वर्ष का शिक्षण है, वो इस तरह से उन्होंने इसको बांटा है शिक्षा को कि 20 से 30 वर्ष तक, क्योंकि 20 वर्ष की जो शिक्षा, पहले जो प्रारंभिक शिक्षा है जो 20 वर्ष तक की है, उसको प्राप्त करने के लिए, तो प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात जो व्यक्ति योग्य और बुद्धिमान होंगे उन्हीं के लिए उचित अग्रिम शिक्षा की है, यानी वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जो ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसमें जो एक्सीलेंट लेगा वो उसी के लिए आगे की व्यवस्था है। जो इसमें फेल हो जाएगा या इसी में जो सफल नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो उच्च शिक्षा, जो व्यक्ति अपने आप को इस जो प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षा है उसमें योग्य और बुद्धिमान साबित करेंगे उन्हीं के लिए उच्च शिक्षा की है। दूसरे शब्दों में अगर वैसे बात करें तो यह 20 साल की आयु से प्रारंभ होगी और उन्हीं कुशाग्र बुद्धि युवक युवतियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की क्षमता रखते हो, यहाँ तक सीमित रहेगी। ये उन्हीं के लिए होगी जो शासक बनने की क्षमता रखते हो। उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इन व्यक्तियों में उच्च ज्ञान का संचार करके इन्हें मेधावी बनाएगा। इसी प्रकार प्लेटो की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार एक सैनिक का विशेष गुण साहस और धैर्य है, उसी प्रकार एक शासक का आवश्यक गुण ज्ञान और विवेक है। उसको प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को केवल वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित करते हो। ये विषय से गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र थे। प्लेटो का अटल विश्वास ये था कि ये जो यथार्थ विद्याएं हैं दर्शन के लिए अध्ययन के लिए उचित भूमिका है। अतः आशा थी कि दार्शनिक अपने इस अध्ययन से उसी प्रकार यथार्थ और शुद्ध निष्कर्ष निकालेंगे जैसे गणित, ज्योतिषी और तर्कशास्त्र के अध्ययन से संभव होता है। यही कारण है कि आदर्श राज्य के रूपरेखा में सबसे अंत में उन्होंने शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और इस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्याओं का पठन पाठन और नई नई शोध की जाएगी और शासकों को नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकेगी। तो ये अर्थात 10 वर्ष तक अर्थात 20 से 30 वर्ष तक की अवस्थाओं में इन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत एक परीक्षा होगी और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक बाद में जो 20 से 30 वर्ष की अध्ययन करने के बाद में एक परीक्षा होगी। यानी अब देखिए, अब इसमें प्लेटो किस तरह की बात, मतलब किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांट दिया है, 20 से 30 वर्ष तक की। उसमें किसको महत्व दिया गया है? विज्ञान और तर्क को महत्व दिया है। अब एक परीक्षा होगी और उसमें जो सफल होगा वही व्यक्ति, यानी ये जो स्टेप है ये पार करेगा, उसी व्यक्ति के लिए आगे की व्यवस्था की गई है 30 और 35। और अब ये जो 30-35 वर्ष वाला जो सेकंड फेज है, इस फेज में द्वंद्वात्मक जो शिक्षा है उस पर बल दिया जाएगा और विशेषकर जिसमें ये फिलोसॉफी है यानी दर्शन शास्त्र है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक प्लेटो का मतलब लगभग एक तरीके का शिक्षा व्यवस्था है जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्लेटो बात करता है। अब मतलब कि जो द्वंद्व की शिक्षा है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि द्वंद्ववादी वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समस्त में वो शुभ की समीक्षा है वो द्वंद्ववाद से ही सफल हो पाती है। अब प्लेटो की औपचारिक शिक्षा अभी यहाँ नहीं है कि प्लेटो यहाँ जाकर के अपनी शिक्षा को ख़त्म कर देता है। अब 35 वर्ष तक बौद्धिक शिक्षा लेने के पश्चात 15 वर्ष तक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सफल होने वाले व्यक्तियों को दार्शनिक राजा बनेंगे और राज्य का शासन भार संभालेंगे। यानी अब 15 वर्ष तक, यहाँ तक तो प्लेटो ये कहता है कि जो 35 वर्ष औपचारिक कार्यक्रम है वो तो 35 वर्ष में शिक्षा का ख़त्म हो जाता है, लेकिन इतनी लंबी अवधि के बाद भी गंभीर शिक्षण के लिए प्लेटो अपने संरक्षकों की शिक्षा को अपूर्ण मानता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा मिली है, सांसारिक अनुभव नहीं है। अतः अगले 15 वर्ष में सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था की है कि बुद्धिजीवी दार्शनिक संसार की पाठशाला में तूफानी थेपड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले और लोक सेवकों, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक राजा ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी है। और प्लेटो का ये भी मानना है कि 50 वर्ष के बाद भी उन्हें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो है वो 50 वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसमें वो इस तरह की बात करता है कि कैसे हम एक व्यक्ति को उचित शिक्षा या उच्च शिक्षा के उस माहौल तक ले जाएंगे या एक दार्शनिक राजा बनाने तक किस तरह से लेकर के जाएंगे, और उसके बाद भी वो अपने अध्ययन कंटिन्यू रखने की बात प्लेटो करता है। अब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं अपन देख लेते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं प्लेटो के लिए।
जैसे पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा, महत्वपूर्ण चीज़। प्लेटो राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। वो कहता है कि हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और दूसरा, अनिवार्य शिक्षा, लेकिन अनिवार्य शिक्षा में अपन देखते हैं कि प्लेटो है वो जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए, या जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए इस अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्लेटो चुप रहता है। तो प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, लेकिन उसका अभी तक वैसे कुछ नहीं है। दूसरा, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, क्योंकि यह सामाजिक और नैतिक दोनों विकासों की बात करता है, ताकि व्यक्ति है वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए एक जैसा ही हो। तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरीके का विकास करना है, और इसलिए वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। तीसरा, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो ये मान करके चलते हैं कि स्त्रियां हैं वो सिर्फ शारीरिक बनावट के अलावा अन्य समस्त कार्यों में व्यक्तियों के लिए बराबर है। तो उस राष्ट्र की प्रगति कभी तक नहीं हो सकती जिस राष्ट्र में स्त्रियों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं दिया जाए। तो इसलिए वो समान शिक्षा व्यवस्था की बात है वो प्लेटो करते हैं। फिर शिक्षा प्रणाली को दो भागों में अपन ने देख लिया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के करके, और दो भागों में बांटता है कि इसलिए जो प्रथम वर्ग है उसका 20 वर्ष तक और बाद में 35 वर्ष तक है। शरीर और मन का विकास, जो प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान दिया है, और इसके लिए उन्होंने व्यायाम और संगीत जैसी शिक्षाओं को शामिल किया गया है, ताकि व्यक्ति वो पूर्णतः से एकदम स्वस्थ हो सके। फिर है दार्शनिक राजाओं की तैयारी। प्लेटो की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, जिसको ध्यान में रख के प्लेटो ने इतनी बड़ी शिक्षण व्यवस्था की विशेषता, जो शिक्षण व्यवस्था का निर्माण किया है, जो उसके दिमाग में है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दार्शनिक राजाओं की तैयारी करना। क्योंकि राज्य का जो सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम तत्व वो विवेक है, इसलिए जनप्रतिनिधि भी दार्शनिक राजा की तरह ही काम करेंगे। और पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु और वर्ग, यानी पाठ्यक्रम जो है वो किस उम्र में जा कर के आदमी और कौन सा वर्ग कौन सा विषय पढ़ेगा, इन सब का उल्लेख है वो मतलब उम्र के हिसाब से और आयु वर्ग के हिसाब से है। और शिक्षा एक दीर्घकालीन और अनवरत प्रक्रिया। हमने देखा है कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक बहुत लंबी चलने 50 साल तक लंबी चलने वाली, और उसके बाद भी प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था है वो कंटिन्यू चलती रहती है, यानी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब शासक पढ़ना छोड़ देगा। तो प्लेटो है वो एक बहुत लंबी और लगातार चलने वाली शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना भी है। पहला है अप्रजातांत्रिक और एकांकी। इसका मतलब ये है कि राज्य के समस्त नागरिकों से प्लेटो का कोई संबंध नहीं है। प्लेटो ने अत्यंत छोटे जन समुदाय को इस बात का सौभाग्य दिया कि ज्ञान के प्रकाश से आत्मा को आलोकित कर सकेंगे, क्योंकि जो एक अत्यंत विशाल समुदाय है उत्पादक वर्ग, उसके लिए प्लेटो कुछ नहीं कहता है कि इनकी शिक्षा व्यवस्था की क्या बात की जाए और किस तरह से काम किया जाए। इसके लिए प्लेटो है वो अपने अलग अलग उद्योग धंधों का समुचित परीक्षण के लिए। इसलिए जो वेलूर है एक विद्वान, उन्होंने लिखा है कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादकों से घृणा करता था। तो इसलिए इनका जो व्यवहारिक है प्रजातांत्रिक है, क्योंकि एक संपूर्ण वर्ग जो उत्पादन वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए शिक्षा का कहीं भी व्यवस्था नहीं की। और शिक्षा कार्यक्रम लंबा और खर्चीला, ये तो अपन देख ही चुके हैं। शिक्षा का कार्यक्रम 50 साल तक चलने वाला है, और 50 साल तक होगा तो हर कोई व्यक्ति यानी धनाढ़ व्यक्तियों के अलावा और कोई शिक्षा लेने में संभव ही नहीं होगा। और मान लीजिए 50 साल बाद में समस्त दार्शनिक राजा कैसे बनेंगे? अगर एक व्यक्ति बनेगा दार्शनिक राजा तो बाकी व्यक्ति 50 साल बाद में कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए राज्य में बेरोजगारी की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और खर्चीला तो है। साहित्य की उपेक्षा, प्लेटो है वो अपने जो अध्ययन है उसमें सिर्फ बहुत अधिक है वो गणित को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और जबकि साहित्य को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि साहित्य जीवन का दर्पण है। इसलिए प्लेटो इस दृष्टि से उन्होंने गणित के साथ साथ अगर कला और साहित्य पर भी समान रूप से बल देते ज़्यादा बेहतर रहता। कला और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण अनुचित है। प्लेटो कला और साहित्य की दृष्टि से भी इसमें अन्यायपूर्ण है कि यदि कवि और कलाकार राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया, स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है, अतः राज्य के कठोर नियंत्रण में इसका विकास संभव नहीं है। तो प्लेटो जो जिस तरह की कला और साहित्य पर नियंत्रण की बात करता है वो भी गलत है। व्यक्तिगत विकास का बलिदान राज्य केंद्रित शिक्षा के कारण, यानी जो मतलब प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करती है कि व्यक्तिगत विकास है और राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है, और मस्तिष्क और आत्मा को ऐसे सांचे में डालने की कोशिश करते हैं जिससे वो उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सके। तो इसलिए राज्य केंद्रित शिक्षा इनका उद्देश्य वो दार्शनिक राजा, एक आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के निर्माण तक सीमित रह गया है। तो इसलिए व्यक्तिगत विकास का बलिदान वो प्लेटो करते हैं। और शिक्षा में अधिनायक तंत्र के बीच, अल्फ्रेड हॉर्नले नामक विचारक जो कहते हैं प्लेटो की शिक्षा है वो अधिनायक तंत्र में किस तरह से है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण है, क्योंकि राज्य ही शिक्षा देगा।
कला साहित्य पर कठोर प्रतिबंध है और शासन के अनुरूप व्यक्ति को ढालना। ये तीनों चीज़ें हैं वो अधिनायक तंत्र के बीज है, वो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है वो ला करके और इसमें रखती है। तो इस प्रकार ये अपनी जो प्लेटो की जो एक शिक्षा योजना है इसका जो पूर्णतः एक हिस्सा है वो पूरा आप इसलिए वीडियो को और इसको दोनों को सामूहिक रूप से देखिएगा, जिससे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वो आपको समझ में आ जाएगा। अपने साथियों तक ये वीडियो अधिक से अधिक भेजें ताकि वो भी चैनल का सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।